मंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला लिया गया है। तो वहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम साय ने पूरी जानकारी दी। ये रिपोर्ट देखिए। विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री साय ने सबसे पहले प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि जनता ने कल्पना से भी अधिक सीट दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया जिसमें 18 लाख गरीबों को आवास देने का निर्णय लिया गया। सीएम साय ने बताया कि कैबिनेट ने पहला काम 18 लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की स्वीकृति दी। साय ने बताया कि पिछली सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिर भी मोदी की गारंटी का 100% पालन करेंगे। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है उस हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। साय ने बताया कि विभागों के सचिवों के साथ बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नगर-नार में स्क्रैप चोरी का मामला उसकी जानकारी ली जाएगी। सीएम ने फंड की कमी को लेकर कहा कि डबल इंजन की सरकार है, पार्टी में अनुभवी लोग हैं, डबल इंजन की सरकार दौड़ेगी। 25 दिसंबर को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। जब हम लोग सरकार में थे 15 वर्ष, तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछली सरकार ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। हमारे आराध्य श्री राम हैं, जनता नौटंकी समझती है, इसलिए पाखंड के चलते कांग्रेस 35 पर आ गई। कांग्रेस ने अब तक आदिवासियों को ठगा ही है। कोई भी भ्रष्टाचार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी कोई चीज सामने आने पर उस पर जांच करके दोषी पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई सरकार करवाएगी। कहे कि पिछली सरकार ने तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, लेकिन कैसे धर्मांतरण पर रोक लगे इस पर हमारी सरकार सोचेगी। इसके अलावा कैबिनेट में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें कृषक उन्नत योजना, 3100 रुपए 21 क्विंटल धान की खरीदी, किसानों को एक मुश्त राशि का भुगतान, 2 सालों के अंदर हर घर में नल से जल, महतारी वंदन योजना और पीएससी परीक्षा यूपीएससी की तरह पारदर्शी बनाने पर सहमति शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साय कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी लगातार चल रही है, लेकिन 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी को लेकर भी किसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति को लेकर कहा कि भूपेश सरकार ने पहले ही 10 लाख पीएम आवास की स्वीकृति देने के साथ ही राशि भी जारी कर दी थी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू है। 1 नवंबर से ही धान खरीदी चालू है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। इन्होंने वादा किया था
कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। 3100 रुपए धान की कीमत किसान को उसी दिन उसी गांव में एक मुफ्त भुगतान की व्यवस्था की जाएगी भाजपा की सरकार बनने से। बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि इस महत्वपूर्ण विषय पे भी आज की कैबिनेट में कोई विचार नहीं किया गया। और कांग्रेस में हार के बाद मची हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं नाराज पूर्व विधायक मीटिंग कर रहे हैं और हार के जिम्मेदारों की सूची बनाई जा रही है। तो कोई नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहा है, वहीं पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। जो गद्दारी करे उनकी गद्दारी की पोल खोले, जो धोखा दे कांग्रेस को उसके साथ अगर बोलने से निकालते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। कांग्रेस में हार के बाद अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अब दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक खेमा जो कांग्रेस आलाकमान के साथ नजर आ रहा है और दूसरा नाराज खेमा जो लगातार नेतृत्व पर आरोप लगा रहा है। नाराज खेमे में पूर्व विधायक शामिल हैं जिनके टिकट कट गए थे। इन पूर्व विधायकों ने विनय जायसवाल के घर मीटिंग की जिसमें बृहस्पति सिंह के साथ कई विधायक पहुंचे। इनका कहना था कि हार के लिए जिम्मेदार लोगों की लिस्ट बनाएंगे और उसे मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। बृहस्पति सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी बाहर निकाल दे, परवाह नहीं। ये आना जाना निकलना, अगर जो गद्दारी करे उनकी गद्दारी की पोल खोले, जो धोखा दे कांग्रेस को उसके साथ अगर बोलने से निकालते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। तो इधर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को पार्टी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी किया। नोटिस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी किया और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जयसिंह अग्रवाल ने हार के लिए भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया था। इधर रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महंत राम सुंदर दास ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद महंत राम सुंदर दास ने कहा कि मैंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। इतनी बड़ी हार से मैं दुखी हूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मेरे ऊपर विश्वास करके रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठों ने एक साथ मिलकर हम सब ने मेहनत किया इस विधानसभा के लिए, लेकिन जब परिणाम आया वह बहुत अप्रत्याशित था। और अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, उसमें सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से इस समय पराजय का सामना करना पड़ा है। चूँकि प्रत्याशी मुझे बनाया गया था, प्रत्याशी मैं था, इससे मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वरिष्ठों को जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया, लेकिन उनके विश्वास में खरा नहीं उतर पाया और इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया। इस बीच महंत राम सुंदर दास के इस्तीफे की बात सुनकर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। महापौर एजाज ढेबर दूधाधारी मठ पहुंचे और इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। मेरे यहाँ विवाह का कार्यक्रम है, बिटिया की शादी है 24 तारीख को, तो उसका निमंत्रण देने के लिए मैं महंत जी को आया था। उनका निमंत्रण दिया, मगर फिर बाद में आप लोग के माध्यम से और बाकी माध्यम से भी पता चला कि ये इस्तीफा दे रहे हैं। उस समय भी मैं चर्चा किया कि ऐसा क्या कारण है कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि वो पुनः विचार कर रहे हैं इसमें। बहरहाल हार के बाद कांग्रेस में मचा हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व विधायकों की ये नाराजगी क्या गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायकों पर कार्रवाई की गई है। 2 पूर्व विधायकों पर गाज गिरी है। तो पार्टी ने बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल दोनों को ही 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस बीच निष्कासन के बाद पूर्व विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने सीएम हाउस भी पहुंच गए। विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह के साथ पूर्व विधायक उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर होने के ठीक बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल है। तो रायपुर से यह जानकारी कि नेता प्रतिपक्ष पर भी जल्द ही फैसला होने वाला है। वरिष्ठ विधायक को मौका मिल सकता है। इस प्रकार की खबरें अब लगातार चल रही हैं और हार की लगातार समीक्षा भी कांग्रेस कर रही है। कई विधायकों को निष्कासित भी किया
गया है। तो नेता प्रतिपक्ष की कमान किसे देनी है, इस पर लगातार विचार विमर्श कांग्रेस में किया जा रहा है। और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो सकता है। वरिष्ठ विधायकों को ये मौका जो है, वरिष्ठ विधायक को ये मौका मिल सकता है। और लगातार हार की समीक्षा भी कांग्रेस में हो रही है और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी मंथन हो रहा है कि आखिर किसे ये कमान दी जाए। अनुशासनहीनता को लेकर भी पार्टी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आती है। एक तरफ विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना हो, दूसरी तरफ हार का मंथन करना हो, हर मोर्चे पर पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष का डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा, डिप्टी सीएम का चेहरा प्रदेश में क्लियर हो चुका है, लेकिन विधायक विपक्ष की तरफ से नेता के तौर पर कौन सामने आता है, ये देखने वाली बात। हालांकि सबसे वरिष्ठ विधायक को ही नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा सौंपा जाता है। ये देखने वाली बात कि आखिर कांग्रेस इस पर क्या कुछ टेक लेती है। आकाश के पास हम लिए चलेंगे आपको। आकाश, अगर वरिष्ठता की बात की जाए तो कौन ऐसे चेहरे होंगे जो हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है इस विधानसभा चुनाव में, उसमें लगातार कांग्रेस के अंदर ही खलबली मची हुई है, बवाल मचा हुआ है। आप देखेंगे कि जो लाइन से हटकर काम करने वाले जो विधायक थे, जिनकी टिकट कटी थी, उनको निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई लगातार चल रही है। कांग्रेस समीक्षा कर रही है लगातार हार की। अभी हाल ही में बैठक में उन्होंने समीक्षा की, बड़े जो हारे हुए जो बड़े नेता थे, उनके साथ ही जो विधायक जीत के आए थे वो भी मौजूद थे। तो हार की समीक्षा के साथ ही अब ये सामने आ रहा है कि विधायक दल का जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो कौन होगा। तो ऐसे में जो बड़े नाम है उसमें भूपेश बघेल भी है, चरणदास महंत भी है, और भी आदिवासी चेहरे पर भी मंथन चल रहा है, क्योंकि उपनेता प्रतिपक्ष भी इनको बनाया जाना है, क्योंकि विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी अब कांग्रेस संभालेगी। यहाँ पर विधानसभा में जब सत्र चलेगा तो बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में मंथन चल रहा है, इस पर जल्द ही फैसला कांग्रेस ले सकती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, राजनांदगांव से बड़ी खबर है उसकी बात कर लेते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रवास पर आज बैठक हो सकती है। बता दें दोपहर 12:30 बजे सोमनी आएंगे, आभार कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे रमन सिंह, आभार रैली में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में जो सक्रियता उनकी तरफ से बढ़ती गई, उसको अब लगातार वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि अभी भी रुके नहीं हैं रमन सिंह। आज प्रवास उनका सोमनी को लेकर दोपहर 12:30 बजे सोमनी पहुंचने वाले हैं। आभार कार्यक्रम है, बहुत जरूरी कि आशीर्वाद अगर जनता का मिला है तो आभार भी व्यक्त किया जाए। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से प्रशासन एक्शन मोड में है। यहां सड़क किनारे अवैध रूप से चल रहे ठेले गुमटियों को हटाया जा रहा है। और इसी क्रम में धमतरी जिले में नगर निगम का बुलडोजर भी चला है। दरअसल निगम आयुक्त के नेतृत्व में निगम दस्ता सिहावा चौक में अतिक्रमण हटाने पहुंचा और इसी दौरान सिहावा चौक के पास बने अवैध ठेले गुमटी को बलपूर्वक हटाया गया। तस्वीरें आपके सामने। सत्ता में आते ही बीजेपी लगातार एक्शन में नजर आ रही है और अलग अलग जगह पर हम कार्रवाइयां लगातार देख रहे हैं। बुलडोजर निगम का लगातार चल रहा है। निगम की सक्रियता पूरी तरह से नजर आ रही है। अवैध गुमटियां हटाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है धमतरी में। देखिए, अतिक्रमण काफी टाइम से जो अवैध अतिक्रमण थे उनको लेकर के उनको चेतावनी दी जा रही थी और ये ऐसा समय आया था जिसमें चेतावनी के बावजूद भी जो स्थिति निर्मित हो रही थी जिसमें लोग नहीं मान रहे थे, तो उस पे जो है कार्रवाई की गई है। गरियाबंद की बात कर लेते हैं, जहां पर फिर एक बार ओडिशा से लाया जा रहा अवैध धान पकड़ाया गया है। देवभोग थाना क्षेत्र के बीरीघाट चेक पोस्ट में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 कट्टा धान के साथ ही एक पिकअप वाहन को भी जब्त किया है। तो ये ओडिशा से धान लेकर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खपाने की तैयारी में लगातार काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि देवभोग इलाके में 1.5 दर्जन चेक पोस्ट बनाए गए हैं और इसके बावजूद रात के अंधेरे में अवैध धान परिवहन को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर भी, लेकिन लगातार अच्छी खासी कीमतों के लिए धान का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी कीमत मिलती है, इसके लिए ये परिवहन अब रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। चेक पोस्ट बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद अवैध धान को लगातार छत्तीसगढ़ में लेकर लोग पहुंच रहे हैं। धान के परिवहन
करते हुए मेरे द्वारा आज के दौरा में मैं आया था बीरी घाट चेक पोस्ट में, तो वहाँ से बिक्की सिंधी का एक पिकअप में 40 कट्टे बोरा का धान का अवैध परिवहन करते पाए गए, जिसका कार्रवाई करके थाने में हम लोग वहाँ भेजकर पावती लेंगे। ये कार्रवाई किया गया है। और बलरामपुर जिले के बसंतपुर में संचालित राइस मिल में प्रशासनिक टीम ने छापेमारी करते हुए 1200 क्विंटल अवैध चावल को जब्त कर लिया है। जिला प्रशासन ने जब्त चावल पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। दरअसल जिला कलेक्टर को राइस मिल में धान और चावल की हेराफेरी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे 1200 क्विंटल चावल को जब्त किया गया। एसडीएम और मंडी सचिव के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कुछ सूचना मिली थी कि अन्य प्रदेश से ये चावल लाया गया है और ये विराट राइस मिल बसंतपुर में है। वहाँ जांच करने के बाद में जब्ती की कार्रवाई की गई है और पूरे दस्तावेजों को चेक करने के बाद में जो है जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। पेंड्रा से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां महिला से शिक्षक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि पीड़ित महिला एक पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी शिक्षक भी वहां पर पहुंचा। शिक्षक ने महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी पकड़ा गया। बलात्कार किए जाने का रिपोर्ट दर्ज कराई है आरोपी के विरुद्ध। धारा 376 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को विवेचना के दौरान आरोप सबूत पाए जाने पर 13/12 को शाम को गिरफ्तार किया गया है, जिसे रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। और मौसम का अब जिक्र करेंगे। अंबिकापुर में ठंड का कहर लगातार चल रहा है और कलेक्टर ने स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया है। तो 2 पालियों में अब स्कूल चलेगा। पहली पाली सुबह 9 से 12:30 बजे तक रहेगी। दूसरी पाली में 1:45 से 4:15 तक रहेगा। वहीं एक पाली वाली स्कूल 9:45 से शाम 4 बजे तक लगेगी। सभी स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। ठंड को देखते हुए लगातार जो है परिवर्तन समय में किया जा रहा है और अंबिकापुर में भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया है कलेक्टर द्वारा। की टाइमिंग्स है, उसको लगातार जो अभिभावक समूह हैं और विभिन्न स्रोतों से मेरे कार्यालय में निवेदन आ रहा था, उसको टाइमिंग्स को जो है चेंज किया गया है और अभी जो 2 पाली में लगती हैं कक्षाएं वो सब जो है 9:30 से उनका टाइमिंग हो गया है। और ये जो है मुझे लगता है बच्चों को ठंड से बचेंगे भी और समय से जो है स्कूल लगना चालू हो जाएगा। ये जो टाइमिंग्स है इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। इससे बच्चों को राहत मिलेगी और जो हमारा जो शैक्षणिक गतिविधि है वो भी प्रभावित नहीं होगा। संसद स्मोक कांड मामले में फरार चल रहे 5वें आरोपी ललित झा ने गुरुवार देर रात दिल्ली में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बुधवार को संसद में घुसे युवकों ने जब हंगामा किया तो वहां ललित झा मौजूद था, बाद में फरार हुआ था। पुलिस तलाश लगातार कर रही थी, लेकिन खबरों का सिलसिला ऐसा चला कि शायद ललित झा सरेंडर करना ठीक समझता है। उसके बाद आरोपी पुलिस के पास पहुंचता है, सरेंडर कर देता है। लेकिन अब गहन पूछताछ की जा रही है। बहुत लंबा अब ये मामला चलने वाला है, क्योंकि कुल मिलाकर अब जो सुरक्षा बल थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया। दूसरी तरफ जो संदिग्ध पकड़े गए उन दोनों युवकों के अलावा उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर जिस तरह से एक साजिश के तहत हंगामे को अंजाम दिया गया था 13 दिसंबर को, इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस मामले में ललित झा नाम के एक आरोपी को तलाशा जा रहा था और आखिरकार ललित झा कर्तव्य पथ थाने पे आकर के उसने सरेंडर कर दिया। देखिए कर्तव्य पथ ये थाने का बोर्ड देख सकते हैं और ये ठीक हमारे पीछे इस थाने को देखा जा सकता है। और कर्तव्य पथ जो इसी जगह पे आकर के जो जानकारी मिली कि यहाँ पर आकर के ललित झा ने सरेंडर किया है और इस मामले पर जब जानकारी मिली उसके बाद उसे
जो स्पेशल सेल के हाथों उसको सौंप दिया गया है। स्पेशल सेल की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसके खिलाफ मामले की तफ्तीश कर रही थी और जिस तरह से इसके बारे में जानकारी मिली कि ललित झा जो है मूल रूप से तो बिहार का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो पश्चिम बंगाल में रह रहा था, वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाता था और जिस तरह से इस पूरे साजिश के मामले में उसका नाम सामने आया और जिस तरह से कनेक्शन ये पता चला कि वो इस साजिश को अंजाम देने में प्रमुख आरोपियों में से एक है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ललित झा के खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान में देर रात में 14 तारीख के रात में यहाँ पर ललित झा आता है और यहाँ सरेंडर करता है। एकदम फिल्मी ड्रामे के जैसे वो आके यहाँ सरेंडर करता है और उसके साथ में हरियाणा का रहने वाला एक महेश नाम का एक शख्स होता है। हालांकि जिस तरह से स्पेशल सेल के द्वारा ये जानकारी मिल रही थी कि वो यहाँ से फरार जब हुआ, उसके बाद फरार होने के बाद वो निमराना के आसपास में लोकेशन देखा गया था। निमराना का लोकेशन की अगर बात करें तो जहां हरियाणा का लोकेशन खत्म होता है और राजस्थान का लोकेशन स्टार्ट होता है, उसी दौरान में देखा गया। लेकिन जिस तरह से यूएपीए एक्ट के साथ साथ कई गंभीर मामलों में केस को रजिस्टर्ड किया गया था, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसने वापस आया और वापस आने के बाद जिस तरह से सरेंडर करने की बात सामने आई है, कहा जा सकता है आने वाले दिनों में जब उससे जब पूछताछ की जाएगी तो कई और महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ सकती हैं। शंकर आनंद, कर्तव्य पथ थाना, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।